शिफ्ट होता है, हमें लंच टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये रो आया था। रो वहाँ पर लंच करने के लिए सेरा के साथ आया था। सेरा लंच खाते हुए बोलती है कि यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस और बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ आ सकी। फिर हमें थोड़ा देर पास्ट का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पर सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, रो क्या तुम लंच करने जा रहे हो? तो उसकी आवाज़ से उसकी ओर मुड़ता है। सेरा बोलती है कि क्या तुम्हें अकेले लंच करना बेकार नहीं लगता है? भी तुम्हारे साथ लंच करने चलूँगी। मैं वैसे भी कैफेटेरिया से उब गई हूँ। तो और सेरा एक दूसरे से इस तरह बात कर रहे थे। पास में एम्प्लॉय बोलते हैं, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? वो दोनों दुश्मन साथ में ही खाना खाने जा रहे हैं। फिर प्रेजेंट का सीन आता है। रो सेरा की बात मान लेता है और लंच पर आ जाता है। सेरा रो को देखते हुए बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। सेरा को बोलता है, क्या तुम्हें कोरियन खाना हमेशा पसंद है? यह बात थी जो मेरे दिमाग में आई है। सेरा रो के इस जवाब का थोड़ा घबराते हुए जवाब देती है, खैर ध्यान दे। मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस होने का असर मेरे स्वाद में भी पड़ा होगा। क्या ये वाकई हैरानी वाली बात है? क्या मुझे पहले कोरियन खाना पसंद नहीं था? और रो सेरा की ओर ही देख रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि सेरा की मेमोरी लॉस होने से पहले वो एक बहुत गुस्से वाली लड़की थी। फिर थोड़ा रिलैक्स होते हुए रो बोलता है कि हाँ, यह चीज़ अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हें भी कोरियन खाना पसंद है। यह अजीब है। हमारा इस तरह साथ रहना या पूरी सिचुएशन है। सेरा रो की इस बात को समझने नहीं सकती है और रो फिर उसके बाद अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। में बहुत सारी बियर की बोतल दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लेडी एक चेयर में ड्रेसिंग टेबल में बैठी हुई रहती है। ऐसे कोई आता है, वो लेडी बोलती है, तुम कहाँ थे? हमें बताया जाता है ये रो की मॉम है। रो की मॉम हमेशा ड्रिंक करते हुए रहती थी। इस टाइम रो हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था। रो घबराते हुए बोलता है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया था। उसकी मॉम थोड़ी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी जैसी उम्र वाले व्यक्ति को पार्ट टाइम जॉब के लिए रखेगा? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? रो की मॉम का भयानक फेस दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक डेंजर की तरह दिख रही थी। वो भी अपनी मॉम की इस बात को सुनकर थोड़ा डर जाता है। कि मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों? क्या तुम भी बहाने बना रहे हो मुझे छोड़ सको? क्या तुम अपने फादर की तरह अपनी माँ को ही अकेला छोड़ दोगे? रो इस बात से बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। फिर उसके बाद उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए भी मजाक हूँ? मैंने तुम्हें पालने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तुम्हारे ही कारण मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई है। और रो की मॉम गुस्से से बियर की बोतल जमीन में फेंक देती है और बियर की बोतल फूट जाती है। बियर की बोतल फूटने के कारण और उसकी मॉम की इस रवैये के कारण रो वहाँ से भागने लगता है। उसकी मॉम वहाँ से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रो क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? रो वहाँ से भागकर अपने एक कमरे में चला जाता है और रो को उसकी मॉम बाहर से चिल्लाते हुए रहती है, तो मुझे देखो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। हमें रो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डरा हुआ था। वो अपनी मॉम से भी परेशान हो गया था, लेकिन उन्हें खोना नहीं चाहता था। कुछ समय के बाद दिन ऐसे ही बीत रहा था। रो अपने कमरे में ही रहता था ज़्यादातर तक और कुछ दिनों के बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। हमें फेयरवेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रो अपनी मॉम के फोटो के सामने बैठा हुआ था। वहाँ आए सभी लोग अपने बीच में बातचीत करते हैं कि बच्चे की माँ पहले बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। एक व्यक्ति बोलता है, क्या आपको पता है कि उसके फादर का क्या हुआ? मुझे हैरानी है, वो रेंट में रह रहे थे जब वो सिर्फ दो ही थे। उसने बेचारे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है। उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो अभी सिर्फ हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। ये सारी बात अंदर बैठा हुआ रो भी सुन रहा था। मैं रो के हाथ में एक लेटर दिखाया जाता है जो उसकी मॉम ने लास्ट टाइम में लिखा हुआ था और ये सिर्फ रो के लिए उसको सौंप के चली गई थी।
वो अपने हाथ में दिए गए लेटर को देखता है और उसके बाद उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा था कि मुझे माफ़ करना रो, अब तक इस राज को रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर चियोंग ग्रुप के चेयरमैन चियोंग है। तुम्हें इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि मैं डर रही थी कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। जो तुम्हारा हक है उसे वापस लो, अभी भी देर नहीं हुई है। और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी। आई लव यू रो। रो ये लेटर पढ़ के रोने लगता है। रो को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। रो वहाँ से उठता है और फिर अपनी मॉम के फ्यूनरल में रखी हुई फोटो को देखता है। हमें दिखाया जाता है कि रो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। के बाद रो ने फैसला किया वो चियोंग ग्रुप के चेयरमैन के पास जाएगा। हमें रो को दिखाया जाता है जो चेयरमैन के सामने अपने सर को नीचे करते हुए बैठा हुआ रहता है और रो के सामने ठीक चेयरमैन ही रहते हैं। चेयरमैन के सामने रो अपना सर को इसी तरह झुकाए रहता है। चेयरमैन अपनी थोड़ी कड़ी आवाज़ से बोलते हैं, अपना सर ऊंचा रखो बॉय, तुम्हें ऐसे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन की आवाज़ सुनकर रो थोड़ा घबरा जाता है। चेयरमैन रो के पास आते हैं और उसको सांत्वना देते हुए बोलते हैं, तुम तो इलाइक के बेटे हो ना? हाँ, तुम बिल्कुल अपने फादर के जैसे दिखते हो। चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमें रो को एक कार में बैठाया दिखाया जाता है। रो अपने मन में बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ होने के बाद और मैं अकेला रह गया तो मैं हाइंसिक के चेयरमैन चियोंग से मिला और उन्होंने मुझसे बहुत दया दिखाई और मुझे स्वीकार कर दिया। एक्सपोर्ट कार जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मैं जहाँ भी जा सकता हूँ। मेरे साथ सभी अध्यक्ष मेरे साथ रहते थे। चेयरमैन के स्वीकार करने के बाद मैं भी सेन ग्रुप का एक मेंबर बन गया था। चेयरमैन मुझे ऑफिस से लेकर अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ बहुत सारी सिक्योरिटी भी रहती थी। ये आलीशान बगीचा और उसकी हवाली कि मैं बता नहीं पा रहा था कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद चेयरमैन सेन तो को उसके घर ले आते हैं। सेरा की मॉम उस चेयरमैन का स्वागत करते हुए बोलती है, आपका घर में आपका वेलकम है। चेयरमैन रो को बोलता है, यही व्यक्ति है इसका जिक्र मैंने आपसे पहली बार किया था। हमें सेरा की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर ही सेरा और सेरा की मॉम और उसके चेयरमैन फादर रहते हैं। फर्स्ट टाइम था जब रो ने सेरा को वहाँ पहली बार देखा था और सेरा भी ने रो को वहाँ पर ही पहली टाइम देखा था। वो अपने मन में बोलता है, ये चेयरमैन सिंह के परिवार है।